हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज आपके लिए लाया हूँ नन हिंदी का मॉडल सेट नंबर 3। ठीक है, तो ये है एक्चुअली खास कर बिहार बोर्ड के लिए है। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो बहुत अच्छी बात है ना। इससे पहले मैं मॉडल सेट नंबर 2 का बना चुका हूँ। तो यहाँ पे टोटल पढ़ेंगे हम लोग 60 क्वेश्चन। जिस तरह से एग्जाम में सवाल आता है 60 में से तो 50 से तो कम बनना नहीं चाहिए। अगर आपको 50 से कम सवाल बना पा रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी आप में बहुत कमी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 50 से ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके, देखें आप सबसे पहले सवाल यहाँ पे 1 बाय 1 करके आंसर देने की कोशिश करेंगे, या तो फिर लास्ट टाइम बता सकते हैं कि आपको कितना सही आंसर आया। अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा किस कविता से मिलती है? सुदामा चित्र से, राह भटके हिरन के बच्चे को, तू जिंदा है तो खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तू जिंदा है तो। इसका आंसर क्या होगा? सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? हामिद कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 पैसा में हामिद जो है 3 पैसा में चिमटा खरीदा था। कितना पैसा में? 3 पैसा में। अगला सवाल है मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद है? सिपाही, गुर्जरिया, चलेगा हाँ ठीक, भिश्ती या खंजरी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? हरिऔध, प्रेमचंद, कबीर या बिहारी। तो 4 का आंसर हो जाएगा हरिऔध। कौन हो जाएगा? हरिऔध। कर्मवीर कविता के रचयिता कौन है? हरिऔध। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि कवि के अनुसार बाधा व्यक्तित्व को संवारने काम करती है, निखारने को, उभारने को, बिगाड़ने को। तो आंसर क्या हो जाएगा? निखारने का काम करते हैं। क्या होगा आंसर? 5 का बी राइट आंसर होगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था? साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से कितनी कोस दूर था? तो आंसर हो जाएगा 3 कोस दूर था। ठीक है, साहब के दरबार बाल गोविंद भगत के घर से 3 कोस दूर था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र है, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? एक जो लिखा हुआ वो रेखा चित्र है। ये कौन सा है? मतलब ठेस है, सुदामा चित्र, बाल गोविंद भगत या दीनबंधु निराला। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भगत। अगला सवाल पढ़ते हैं। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र जो है गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो हुनरूप अपनी चंचलता के लिए मशहूर है, चपलता के लिए, सुंदरता के लिए, वक्रलता के लिए। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा सी, सुंदरता के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं जी कि बिहारी के दोहे कैसे हैं? आखन देखी, कागद लेखी या सागर में गागर, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहारी के जो दोहे हैं वो सागर में गागर। क्या है? सागर में गागर। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सिरचन शीतल पाटी चिक और 2 जोड़ी आसनी मनु को कहाँ देता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन पर। क्या आ जाएगा? स्टेशन पर। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रार्थना गीत क्या है? प्रार्थना गीत क्या है? तू जिंदा है तो, कर्मवीर, बच्चे की दुआ, पीपल। तो प्रार्थना जिसको किया था वो है यहाँ पे है बच्चे की दुआ, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देता है। शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा कौन देता है? सुदामा चित्र, अशोक का शस्त्र त्याग या ईदगाह या ठेस। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? अशोक का शस्त्र त्याग। अगला सवाल। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी है। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी। अब आप देखो एकांकी जब आ गया तो आपको यहाँ पता होना चाहिए एकांकी में से कौन है? अशोक के शस्त्र त्याग। ये क्या है? एकांकी है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा? ये होगा। अगला सवाल है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? चिंता, सुखी, निंदा, ऐश्वर्या। ओहो, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? निंदा, है ना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। अगला सवाल पढ़ते हैं। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे? मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होए रे? मैं कहता हूँ आखिर देखी, तू कहता है कागज लेखी या पुस्तक या पोथी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? कागज लेखी। क्या हो जाएगा? कागज लेखी। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समृद्ध पुस्तकालय में किस विषय की संबंधित ग्रंथ मौजूद थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस प्रकार के? तंत्र विद्या, तर्क विद्या, प्रारंभिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, सभी प्रकार की किताबें वहाँ जो है मौजूद थी। चलिए अगला पढ़ते हैं। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली?
संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? अपने मित्र से, अपने अध्यापक से, महात्मा गांधी से या अपने पिता से? तो संजू को डायरी लिखने का जो प्रेरणा मिला था वो महात्मा गांधी से। किससे प्रेरणा मिली? महात्मा गांधी से। अगला सवाल पढ़ते हैं कि गोपाल सिंह नेपाली कवि है, कैसा कवि? छायावादी, भक्तिवादी, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी? तो गोपाल सिंह नेपाली जो कवि है वो है छायावादी। कैसे कवि है? छायावादी कवि है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दीनबंधु निराला साहित्य की कौन सी विद्या है? दीनबंधु निराला कहानी, आत्मकथा, निबंध, रेखा चित्र। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है निबंध। दीनबंधु निराला क्या है? निबंध है। तो आप ना वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, आंसर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, तब लास्ट में मुझे कमेंट करेंगे। कसारा किस कहानी का पात्र है? कसारा ठेस, पात्र मतलब समझ रहे ना, कैरेक्टर। चिकित्सा का चक्कर, ईदगाह या खेमा? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा खेमा, डी। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। जैनब लड़कियों को कुश्ती के लिए प्रशिक्षण दे रही है, कराटे या सिलाई या तीरंदाजी? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, कराटे के लिए, है ना। जैनब लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रही है। अगला सवाल है, 1943 ईस्वी के अगस्त क्रांति के दौरान कर्पूरी ठाकुर किस जेल में रखा गया? कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया? कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में रखा गया? दरभंगा जेल, कैंप जेल, भागलपुर, बंकीपुर जेल या गया जेल? तो 22 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा दरभंगा जेल। किस जेल में? दरभंगा जेल में रखा गया। अगला प्रश्न है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो है 17 फरवरी 1988 को उसकी मृत्यु हुई। 17 फरवरी 1988 की उनको मृत्यु हुई, ठीक है, 1988 में। अगला प्रश्न यहाँ पर पढ़ते हैं, झांसी की रानी, झांसी की रानी कविता हमें किसकी याद दिलाती है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का या असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का? तो क्या हो जाएगा? 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए होगा, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था वही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि कवि हिरन के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारा घर मिल गया, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, या तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, या तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा भी, तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है करुण, करुण का विलोम शब्द क्या है? दया, निष्ठुर, क्षमा या कृपा? तो करुण का विलोम शब्द होता है निष्ठुर। क्या होता है? निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द क्या है? निष्ठुर है। अगला प्रश्न है शुष्क का विलोम क्या है? शुष्क, शुष्क का विलोम क्या है? सूखा, पूर्वा, आर्द्र, कोई नहीं। तो शुष्क के जो शब्द है उसका विलोम शब्द है आर्द्र। क्या है? आर्द्र, यानी कि शुष्क का विलोम शब्द क्या है? आर्द्र है। अगला प्रश्न है कृष्णा का विलोम क्या है? कृष्णा, राधा, गोरा, श्याम, काला? तो कृष्णा का जो विलोम है वो क्या है? राधा। क्या आंसर होगा इसका? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है आकाश का पर्यायवाची शब्द बताइए। आकाश, आकाश समझ रहे हैं ना, आसमान। नभ, गगन, अंबर। तो नभ मतलब भी आकाश, गगन मतलब भी आकाश, अंबर का मतलब भी आकाश। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है? अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कौन कोमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कर्कश, मृदु, मसृण या अरुक्ष? कौन कोमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्कश। कर्कश जो है कोमल का पर्यायवाची शब्द नहीं, बाकी ये तीनों जो है कर्कश का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो खाली जगह किसके द्वारा रचित पाठ है, यानी कि किसके द्वारा ये पाठ जो है लिखा गया है? तू जिंदा है तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कबीरदास, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, प्रारंभिक शिवनीपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। क्या होगा? शंकर शैलेंद्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि चमन का अर्थ क्या है? चमन का मतलब क्या होता है? चमन जानते हैं, ये उर्दू लफ्ज है चमन। चमन का अर्थ होता है फुलवारी। क्या होता है? फुलवारी, बाग जिसको बोलते हैं, बाग है ना, बाग, फुलवारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या था? सबीना, हमीदा, अमीना, शबनम? तो हामिद की बूढ़ी दादी का नाम था आमिना। क्या नाम था? आमिना। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम आमना था। अगला है हीरा किससे बनता है? पढ़े होंगे कर्मवीर वाला में, हीरा किससे बनता है? तो रत्न से, शीशा से, कार्बन से या पत्थर से? तो हीरा जो है कार्बन से बनता है। किससे बनता है? कार्बन से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा जो है कार्बन से बनता है। ठीक है, अगला सवाल है कि कवि सैकड़ों भूमि से क्या बहा देने की बात करता है? नदी, समुद्र, पसीना या आंसू? तो कवि जो है सैकड़ों भूमि से क्या बहा देने की बात करता है? तो कवि जो है सैकड़ों भूमि से नदी बहा देने की बात करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न पढ़ते हैं, बाल गंगाधर भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गंगाधर भगत
कि जो संगीत साधना जो वो संगीत करते थे तो उनके बारे में उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे की मृत्यु के दिन, या बेटे के परदेश जाने के दिन, या बेटे के जन्म के दिन, या बेटे की शादी के दिन। तो जब बाल गोविंद भगत का बेटा जो है मृत्यु हो गया था, जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी, है ना, तो उसी दिन जो है उनकी संगीत का साधना का उत्कर्ष देखने को मिला। क्लियर है? हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है? हुंड्रू का झरना की ऊंचाई कितनी है? तो आपको पता ही, तो याद होगा अच्छी तरीके से, मेरे ख्याल सारा सवाल आपको याद होगा। 243 फीट है ना, 243 फीट हुंड्रू का झरना की ऊंचाई 243 फीट है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हुंड्रू का जलप्रपात संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। हुंड्रू का जलप्रपात क्या है? यात्रा वृत्तांत। आप सवाल एक आता है कि इनमें से कौन यात्रा वृत्तांत है? यात्रा वृत्तांत की विद्या, हुंड्रू के जलप्रपात की विद्या क्या है? तो कहानी, यात्रा वृत्तांत, निबंध इस तरह देता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखें यात्रा वृत्तांत है। फिलहाल यहाँ पे खाली जगह भरना है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे। ऑप्शन हमारा ए होगा आदिवासी। ठीक है, हुंड्रू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की विशिष्ट को उभारने का यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, दीर्घ सांस ने लेहू दुख सुख ही ना भूल। ठीक है, ये आपका कविता का लाइन है। दई दई क्यों करतू है, दई दई सुख कबूली, ये आपका कविता का लाइन है। तो ये बताने यहाँ पे जो छूटा हुआ है ये क्या फिल होगा? यहाँ पे फिल करेंगे साई है, सुख साई। क्या होगा? सुख साई ही ना भूल, साई क्या होगा? साई। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ठेस कहानी किसके मन की विशिष्टताओं को मार्मिक वर्णन करती है? ठेस कहानी किसके मन की विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है? किसके? लेखक मानू दीदी, या कलाकार, या किसी का नहीं? तो 40 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, मानू दीदी का। अगला प्रश्न है, मेरा अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक राह हो उस राह पे चलाना मुझको। किसकी कविता है? बच्चे की दुआ है, कर्मवीर है, सुदामा चित्र, खुशबू है। किस कविता से ली गई है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो है बच्चे की दुआ है उसी से ली गई, बच्चे की दुआ से ली गई। ठीक है, और इसके राइटर लिखने वाले कौन? मोहम्मद इकबाल है ना। कौन है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद अल्लामा भी लिखते हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की और तुम्हारे सामने खड़ी है, या किसने कहा था? ओके, तो जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की और तुम्हारे सामने खड़ी है, यह कथन बोला था पद्मा ने। किसने बोला था? पद्मा ने। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी किसकी रचना है? अशोक का शस्त्र त्याग, देखो अशोक का शस्त्र त्याग क्या एकांकी है। हुंड्रू का जलप्रपात वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। तो अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी जो किसकी लिखी हुई? प्रेमचंद्र, रामेश्वर मणिपुरी, शिव पूजन सहाय, वंशीधर। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, वंशीधर श्रीवास्तव। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख क्या है? सीख क्या है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अगला सवाल है, किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आँखिन देखी का हाल प्रस्तावना बताएगा कि आँखिन देखी मतलब कि आँख से देखा हुआ काम को ही स्वीकार किया जाए, कहने का मतलब ये है। तो ये किस कविताओं में मिलता है? तो ये मिलता है कबीर के कविताओं में। किसके कविताओं में? कबीर के कविताओं में बोलता है कि आँखिन देखी पछताना, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी फैसला ले रहे हैं, जब तक अपने आँख से नहीं देख लेते हैं उस पर कुछ फैसला लेने की कोशिश ना करें। ठीक है, आँखिन देखी, कागज़ देखी, इस अलग है, लेखी। तो आँखिन देखिए, आँख से देखिए तभी कुछ बोल सकते हैं आप। ठीक है, और आप ये अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया? यानी कि 13वीं सदी में किसके आक्रमण के साथ? तो ये तुर्की ने आक्रमण किया था, जिसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश हो गया था। अगला प्रश्न है, 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बना रहा, और वो क्या रहा? वो रहा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या रहा? 10वीं 11वीं सदी तक जो है पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बना रहा, वो क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न है, दीदी की डायरी की साहित्य विद्या क्या है? देखो विद्या वाला मैं एक वीडियो बनाया था ट्रिक से, जो कि आपको याद भी होगा। ठीक है, द डायरी तो ऐसे पता चला दीदी की डायरी से डायरी है, बस इसके अलावा कुछ दूसरा प्रश्न है ही नहीं है डायरी वाला। ठीक है, दीदी की डायरी, नाम भी इसको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अगला है, स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? स्कूल में संजू किस चीज़ की तलाश में रहती है? तो स्कूल में संजू जो है चटपटी पुस्तकें की तलाश में रहती है। आंसर इसका क्या होगा? ये होगा।
अगला है कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते हैं, चाह चाह बाह बाह रह रह कह कह। तो कवि के अनुसार पीपल के पत्ते जो हिलते हैं वो होगा क्या, रह रह के हिलते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रह रहा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक का बाल होना, तो जानते हैं नाक का बाल होना मतलब बहुत ही प्यारा होना, अत्यंत प्रिय होना, है ना। नाक का बाल मतलब बहुत ही प्यारा, बोलते हैं तुम मेरे नाक का बाल हो, मतलब तुम बहुत प्रिय हो मेरे, ठीक है, बहुत करीब हो, बहुत नज़दीकी हो। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक हो और विशेषण भी हो। लाल फूल, 5 लड़के, 10 आदि को। तो यहाँ पे गुण तो पता किसे चल रहा है, पता चल रहा कि फूल कैसा है, लाल है। कैसा है, फूल लाल है। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 52 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ओके, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वातावरण का संधि विच्छेद क्या है। वातावरण का तो वात जोड़ आवरण, है ना। क्या होगा, वात जोड़ आवरण बोले तो वातावरण। संधि विच्छेद आपको मैं बोला था, दीर्घ संधि, गुण संधि, जन संधि, विरोधी संधि, आदि संधि, बहुत सारा है। तो इसमें बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा वात जोड़ आवरण, यानी कि वातावरण। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। संज्ञा पढ़े, संज्ञा के 5 भेद है, यहाँ पे 4 भेद दिया, 1 भेद गैप है यहाँ पे। तो संज्ञा का 5 भेद, उनमें से बोलना है कि रामायण, ये रामायण एक धार्मिक की किताब है और ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है, एक व्यक्तिवाचक, यानी कि एक कन्फर्म है, यानी कि खास नाम है। जातिवाचक क्या होगा, सिर्फ बोलते धार्मिक पुस्तक तो हो जाता है जातिवाचक, क्योंकि धार्मिक पुस्तक में बहुत सारे धर्म की किताब आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोई किस सर्वनाम का उदाहरण। कोई आपको बुला रहा, कोई आया है, कुछ मुझे दे दो, है ना। तो मतलब जिससे पता ना चले, कन्फर्म ना हो, मतलब अनिश्चयवाचक। क्या होगा, अनिश्चय, मतलब कि निश्चय है ही नहीं, कन्फर्म है ही नहीं, उसको बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, जिसके लिए कोई काम किया जाए उसके लिए कौन सा कारक प्रयोग करते हैं। जिसके लिए कोई काम किया जाए उसके लिए संप्रदान कारक का प्रयोग करते हैं। कौन सा कारक, जिसके लिए, के को भी आता है ना, मेरे को, तुम्हारे को। तो जिसके लिए कोई काम किया जाए उसको बोलेंगे संप्रदान कारक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इसका आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ बोलता है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा या राजभाषा भी लिखता है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या, हिंदी है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पुष्प जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा है, तत्सम, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। पुष्प कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगला है, महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। महेंद्र का, तो ये तो इजी है ना, महेंद्र का महाजोड़ इंद्र, क्या हो जाएगा, महाजोड़ इंद्र। क्या होता है, महेंद्र, महाजोड़ इंद्र बनता है क्या, महेंद्र बनता है। और लास्ट सवाल यहाँ पे देखें, तो लास्ट सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1 मिनट। लास्ट सवाल यहाँ पे है, का वर्ग का उच्चारण स्थान है। का जो बोलते हैं मूर्धा से बोलते हैं, दंत से बोलते हैं, ओष्ठ कंठ से। तो का जो बोलते हैं कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, कंठ से। का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा। मूर्धा से बोलते हैं टा, ठा, है ना, डा, ढा, ऐसे बोलते हैं मूर्धा से। और दंत से बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना, है ना, इसे बोलते हैं। और ओष्ठ से बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा। बोल के देखिए तो आपको पता चलेगा ओष्ठ से। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपके लिए 60 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ नन हिंदी का मॉडल सेट। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसमें आपको कितना सही बनाए, आपके कितना नंबर इसमें आया है। ठीक है, इसमें आपको कितना नंबर आया, 60 में से। वीडियो मजा आया पढ़ने में, चलो ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ओके, बाय, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।